जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं और उनकी जो इक्वेशंस होती हैं उनको बैलेंस करना। तो ये इक्वेशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि पेपर्स के अंदर अगर हम अपनी इक्वेशंस को बैलेंस नहीं करेंगे तो जो हमारे पास चेकर होता है वो इसको काट सकता है और इसके नंबर भी नहीं देगा हमें। तो हमने इसको सीख लेना है। बहुत ही आसान वे होता है कि हमने उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो मिकदार होती है उसको इक्वल करना होता है। उसमें जितने भी आइटम्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको हमने इक्वल करने की कोशिश करनी है। तो छोटी सी प्रैक्टिस है, आप लोग इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जी अब हम स्टार्ट करते हैं। बैलेंस दी इक्वेशंस। ये इक्वेशन हम केमिकल रिएक्शंस की बनाते हैं, जिसमें हम रिएक्टेंट्स को रिएक्शन करवा के प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं। तो उनको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, इक्वेशंस कह देते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, जिंक है प्लस HCl है। जी जिंक हमारे पास मेटल होती है, HCl हमारे पास एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसको कहते हैं। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। जब ये रिएक्शन करते हैं तो गिव्स हमारे पास क्या हासिल होता है जी, इक्वेशन जो उसने दी हुई है वो दी हुई है ZnCl2 और प्लस H2। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो अब हमने इसको देखना है कि क्या ये बैलेंस है या नहीं, और अगर बैलेंस नहीं है तो हम इसको बैलेंस करेंगे। जी तो इस इक्वेशन में अगर हम इसको देखें, Zn प्लस HCl को देखेंगे तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स कहलाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे ये रिएक्टेंट्स एक साइड पे लिख लेंगे सारे, और इनके रिएक्शन से जो चीज़ हमारे पास तैयार हो रही है उन्हें हम प्रोडक्ट्स कह देते हैं। तो अब हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मिकदार को इक्वल करने की कोशिश करनी है। तो हमारे पास देखें जितने भी आइटम रिएक्टेंट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो भी केमिकल, हम उनको लिख लेंगे। Zn इस्तेमाल हो रहा है जिंक, इनको अलग-अलग करके लिखेंगे। हाइड्रोजन अलग है हमारे पास, H लिखेंगे इसका, और क्लोरीन अलग लिख लेंगे। अब इनके नंबर ऑफ आइटम्स भी लिखेंगे जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं। तो जिंक के साथ देखें कुछ भी नहीं लिखा, 1 2 3 4 कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब है जिंक का एक एटम इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह हाइड्रोजन के साथ भी देखें तो इसके कितने एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, ये भी 1 है। और क्लोरीन के साथ देखेंगे तो ये भी कितने है जी, 1। सेम हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट्स वाली साइड पे भी जो प्रोडक्ट्स तैयार हुई हैं वो लिख लेंगे, लेकिन तरतीब ऐसे ही रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमने पहले Zn लिखा है तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी पहले हम क्या लिखें, Zn लिख लें। फिर देखें हाइड्रोजन इधर भी बन रही है तो हाइड्रोजन भी लिख लेंगे हम यहाँ पर, और क्लोरीन भी बन रही है तो हम यहाँ पे क्लोरीन भी लिख लेंगे। कोशिश ये करेंगे इनकी जो तरतीब है रिएक्टेंट्स की, जिस तरह Zn हाइड्रोजन क्लोरीन लिखा है, इधर भी Zn हाइड्रोजन क्लोरीन ही लिखेंगे। तो ये तरतीब सेम रखेंगे। अब हम अपने प्रोडक्ट्स वाली साइड पे देखते हैं कि यहाँ पे कितने कितने एटम्स हैं। तो देखें जिंक का यहाँ पे एक ही एटम इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, हम लिख लेंगे। उसके बाद देखें हाइड्रोजन के कितने एटम है, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम इस्तेमाल हो रहे हैं, हम लिख लेंगे। और क्लोरीन है तो क्लोरीन के देखें कितने हैं हमारे पास, 2। तो अब हम अपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एटमों के बारे में देखेंगे। अगर हम पहले एटम के बारे में देखें, यहाँ पे रिएक्टेंट्स जिंक का भी 1 है और जो प्रोडक्ट हासिल हुई वो भी 1 है, तो ये तो इक्वल है, इसमें तो कोई मसला नहीं है हमें। लेकिन अब जब हाइड्रोजन को देखते हैं, हमारे रिएक्टेंट्स में हाइड्रोजन का 1 एटम है, जबकि प्रोडक्ट्स जो तैयार हुई है वहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है। तो इसका मतलब है कि हमारे रिएक्टेंट्स में किस चीज़ की कमी है, एक हाइड्रोजन एटम की कमी है। एक यहाँ पे एक और हाइड्रोजन एटम करेंगे तो ये 2 बनेंगे। तो लिहाजा 1 के साथ हम यहाँ पे हाइड्रोजन है रिएक्शन में, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना ताकि हाइड्रोजन 2 बन जाए। जी यहाँ हाइड्रोजन 1 था, हमने इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे हम इसकी मिकदार चेंज कर लेंगे। अब ये हमारे पास हाइड्रोजन के एटम कितने बन जाएंगे, 2 बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब क्योंकि ये प्रोडक्ट है, हाइड्रोजन अकेला तो नहीं था ना, इसके साथ क्लोरीन भी थी,
तो लिहाजा ये क्लोरीन की मिकदार भी बढ़ जाएगी। क्लोरीन की मिकदार भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसके भी कितने एटम हो जाएंगे 2, तो ये है 2HCl, 2HCl बन जाएगा। तो जी देखें हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और क्लोरीन के भी 2। अब हम देखते हैं नीचे क्लोरीन को भी देखें तो इधर भी 2 एटम है, इधर भी 2 एटम है, इक्वल हो गया। यहाँ देखें हाइड्रोजन के भी 2 एटम, यहाँ भी 2 एटम है, तो जिंक का 1 है, जिंक का भी 1 है। तो इस तरह से हमारी ये इक्वेशन जो होती है वो बैलेंस हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास 2 की कमी थी, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस तरह पूरी इक्वेशन जो है हमारी वो बैलेंस हो गई है। जी हम और एग्जांपल लेते हैं, एक रिएक्शन लिखते हैं, उसमें देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। हमारे पास सपोज है सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस Cl2 क्लोरीन है, ये रिएक्शन करती है तो प्रोडक्ट क्या हासिल होती है हमारे पास, NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाता है प्लस ब्रोमीन बन जाती है। तो ये सोडियम क्लोराइड हमारे पास साल्ट होता है, नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा टेबल साल्ट कहलाता है, सोडियम क्लोराइड जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे रिएक्टेंट्स है और ये हमारा क्या है जी, प्रोडक्ट्स हैं। तो अब हम इनको मेंशन कर लेते हैं। तो रिएक्टेंट्स क्या आएगा जी हमारे पास, जितने भी रिएक्टेंट्स के अंदर एटम इस्तेमाल हो रहे हैं वो सारे हम यहाँ पर रिएक्टेंट्स में लिख लेंगे और यहाँ पे हम उनको प्रोडक्ट्स में लिख लेंगे। जी यहाँ देखें तो हमारे पास सोडियम इस्तेमाल हो रहा है तो हम सोडियम लिख लेंगे, फिर क्या जी ब्रोमीन है Br लिख लिया, और फिर क्या इस्तेमाल हो रही है क्लोरीन, ये लिख लेंगे। सेम तरतीब हम इस साइड पे भी रख लेंगे कि पहले हम सोडियम लिख लेंगे, फिर ब्रोमीन लिख लेंगे और फिर क्या लिख लेंगे, क्लोरीन लिख लेंगे। अब इनके एटम्स की तादाद लिखते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो सोडियम का एक ही एटम इस्तेमाल हो रहा है, ब्रोमीन का देखेंगे तो ये भी एक ही इस्तेमाल हो रहा है, और क्लोरीन का देखें तो 2 एटम्स हैं। यहाँ पे देखें जब हम प्रोडक्ट्स की साइड पे आ जाते हैं तो सोडियम को देखें तो 1 है, क्लोरीन को देखेंगे तो वो भी 1 है, ब्रोमीन को देखेंगे तो वो कितने हो रहे हैं जी 2 है। तो अब आप देखें कि इनमें से कौन कौन सी बैलेंस नहीं है। सोडियम तो बैलेंस है क्योंकि उसके रिएक्टेंट्स में भी 1 था और प्रोडक्ट्स में भी 1 है, तो ये तो बैलेंस है। अच्छा ब्रोमीन को देखें तो यहाँ रिएक्टेंट्स में 1 है जबकि प्रोडक्ट्स में कितना आ गया 2, ये बैलेंस नहीं है। क्लोरीन को देखें तो रिएक्टेंट्स में 2 है और क्लोरीन प्रोडक्ट्स के अंदर क्लोरीन कितनी है जी 1 है। तो अब हम इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। पहले ब्रोमीन को बैलेंस करते हैं। तो जब हम ब्रोमीन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ कितना दिया गया है जी हमारे पास 1 है, तो हम ब्रोमीन को 2 करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस साइड पे ये ब्रोमीन है तो यहाँ पे हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम भी 2 हो जाएगा, सोडियम भी क्या हो जाएगा 2, और उसके साथ साथ ब्रोमीन भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम देखें तो ब्रोमीन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन अब क्या हुआ है जी सोडियम इम्बैलेंस हो गया क्योंकि यहाँ अब सोडियम के कितने एटम हो गए 2 और यहाँ कितने हैं जी 1। तो अब हम इस साइड पे क्या करेंगे, सोडियम के 2 एटम करने के लिए यहाँ पे जो सोडियम दिया गया है इसको 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सोडियम के कितने एटम हो जाएंगे 2, और इसके साथ साथ क्लोरीन भी बढ़ जाएगी। क्लोरीन के कितने एटम हो जाएंगे जी 2 हो जाएंगे। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हुई है या नहीं। सोडियम के 2 एटम है, प्रोडक्ट्स में भी 2 है, ब्रोमीन के 2 हैं, प्रोडक्ट्स में भी ब्रोमीन 2 है, क्लोरीन के देखें जी 2 एटम है और क्लोरीन के भी 2 है। तो इस तरीके से ये हमारी जो इक्वेशन है अब वो बैलेंस हो चुकी है। जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप लोगों ने बाकी एक जो इक्वेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है।